लास्ट क्लास में मैं आपके साथ बात कर रहा था इनकम डिडक्शंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको मेनली कवर कराई थी 80 EE A EE B इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली हम पहले ही कर चुके थे, और फिर मैंने आपको कराई थी 80 G। आज कुछ और छोटे छोटे डिडक्शंस हैं उसको करते हैं, और फिर इसके बाद हम उठाएंगे अपने क्वेश्चंस। तो आइए पहले छोटी छोटी वाली कुछ डिडक्शंस हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे। तो यहां तक 80G तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग दी नेक्स्ट डिडक्शन। हाँ जी, यहां तक कोई क्वेरी, कोई डाउट है आपका? नहीं, आइएगा फिर। तो नेक्स्ट डिडक्शन है हमारे साथ सामने, बहुत छोटी सी डिडक्शन है, केवल आपको रीडिंग करने से ही समझ आ जाएगी एक्चुअली किस चीज की डिडक्शन है। सो द सेक्शन इज 80GGA, 80GGA। ये क्या कहता है सेक्शन, देखिए। डिडक्शन फॉर डोनेशन, डिडक्शन फॉर डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन देते हैं, अगर आप सोशल साइंस के लिए कोई डोनेशन देते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए कोई डोनेशन देते हैं, तो आपको हम सेक्शन 80GGA के अंदर डिडक्शन दे देंगे। अब बताइए, हमने साइंटिफिक रिसर्च तो कहीं पढ़ा हुआ था ना? साइंटिफिक रिसर्च हमने कहां पढ़ा था? पीजीवीपी। पीजीवीपी में भी तो आपको साइंटिफिक रिसर्च के डोनेशन की डिडक्शन मिला करती थी। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जब आप डोनेशन देते थे तो हम आपको उस खर्चे की डिडक्शन दिया करते थे। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 35। सेक्शन 35 याद है किसी को? 35 के आगे भी कुछ था या केवल 35 था? आगे भी कुछ था, 35 AD, याद है? अब एक बात बताइए, जब मुझे पीजीवीपी में डिडक्शन दे चुके हो आप साइंटिफिक रिसर्च की, तो क्या मुझे फिर 80GGA में डोनेशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी? अगर मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूं इन दी हेड ऑफ पीजीवीपी, क्या मैं उसी अमाउंट के ऊपर दोबारा से 80GGA में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? नॉट एट ऑल। इस पॉइंट को भी सेक्शन में क्लैरिफाई किया गया होगा, आइएगा। एलिजिबल पर्सन, किसको दी जा रही है डिडक्शन, ध्यान से पढ़िए। ऑल अससी, सभी को देंगे, ये सभी को, एक्सेप्ट, किसको नहीं देंगे? एक्सेप्ट एन अससी whose gross total income include the income chargeable under the head पीजीवीपी। आप बता सकते क्यों बाहर किया गया होगा पीजीवीपी वालों को इस सेक्शन से? क्यों बाहर किया गया होगा पीजीबीपी वालों को इस सेक्शन से? सीधा सा रीजन है सर, जब पीजीबीपी वाले सेक्शन 35 AD में इसकी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, तो आप उन्हें यहां पर डिडक्शन देके क्या करना चाहते हो? जब उन्होंने वहां डिडक्शन क्लेम कर ली है तो यहां पर क्यों लाना चाहते हो उन्हें? इसलिए पीजीबीपी वालों को खास तौर पर बाहर रखा कि भैया तुम बाहर रहना, तुम्हें ये डिडक्शन हम नहीं देंगे। ये डिडक्शन केवल उसे मिलेगी जो पीजीबीपी की इनकम नहीं कमाता है। मतलब सभी को दे देंगे, लेकिन एक्सेप्ट किनको छोड़ देंगे? पीजीबीपी वालों को छोड़ देंगे। यहां लिख लीजिएगा, बिकॉज पीजीबीपी, बिकॉज लिखिएगा, बिकॉज एसएससी हैविंग इनकम अंडर हेड पीजीबीपी are allowed to take the deduction
ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35 AD। देखिएगा एलिजिबल डिडक्शन किस चीज के लिए हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं। सो द डोनेशन गिवन टू एन इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35 फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट। डोनेशन गिवन टू एन इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35 AC फॉर द एलिजिबल प्रोजेक्ट and donation given to an institution notified under section 35 CCA for rural development or national urban poverty eradication funds। तो अगर आप इसमें से किसी को डोनेशन देंगे, इसमें से किसी को भी अगर आप डोनेशन देंगे तो उसे हम सेक्शन 80 GGA में अलाउ कर देंगे एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGA। डिडक्शन कितनी दे देंगे आपको? 100% ऑफ द डोनेशन अमाउंट। जितनी भी आप डोनेशन देंगे, 1 रुपया, 10 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जितनी आप डोनेशन देंगे उतने की हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। एंड पेमेंट कैसे करनी है आपको डोनेशन की? तो डोनेशन अप टू 2000 कैन बी मेड इन एनी मोड and donation exceeds rupees 2000 can be made in any mode other than cash। मतलब 2000 रुपए तक की तो डोनेशन आप कैसे भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आपकी डोनेशन 2000 रुपए से ऊपर हो जाएगी, आपको ये डोनेशन कैश के अलावा किसी भी मेथड से देनी है। कैश में आप ये डोनेशन नहीं देंगे। बताइए, इस सेक्शन में डाउट है कोई? आइए, एक और छोटा सा सेक्शन है मेरे सामने, सेक्शन 80 GGB और GGC। ये दो सेक्शन है जिसको मैं एक साथ एक ही टेबल में रख दिए मैंने। बस अभी आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा कि डिफरेंस 80 GGB और 80 GGC में क्या फर्क है। एलिजिबल पर्सन देखिएगा किसको ये डिडक्शन मिल रही है। सॉरी, हेडिंग पहले देख लीजिए। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी। यहां पर लिखिएगा कंपनी साथ में एसएससी, मतलब कंपनी को भी मिल रही है और बाकी लोगों को भी ये डिडक्शन मिल रही है। तो अगर आपने डोनेशन दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। लाइक आपके देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? एन नंबर ऑफ पार्टीज आपको सुनने को मिलती हैं। बट कुछ बड़ी पार्टीज अगर आपने सुनी होंगी तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उसके बाद यूपी में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और ऐसी बहुत सारी पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं। लॉ कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में रुझान रखते हैं और आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टीज को, या ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन देते हैं तो जितनी डोनेशन आप उन्हें देंगे उतने की हम आपको डिडक्शन भी दे देंगे। तो जितनी डोनेशन आप उन्हें देंगे उतने की हम आपको डिडक्शन भी दे देंगे। सेक्शन 80GG कंपनीज के लिए है और सेम वही सेक्शन 80GC एनी अदर पर्सन के लिए है, एनी पर्सन एक्सेप्ट कंपनी। इसका मतलब अगर डोनेशन देने वाली कंपनी है तो सेक्शन लगेगा 80GB। अगर डोनेशन देने वाली कंपनी नहीं है, कंपनी के अलावा कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, एओपी है, फर्म है, एलएलपी है, कुछ भी है, कंपनी नहीं है, तो वहां पर सेक्शन लगेगा 80GC। केवल इतना सा दोनों सेक्शंस में फर्क है। आप चाहें तो इसे साइड वाले पेज पर लिख लीजिएगा, वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहां क्लियरली लिखा हुआ है 80GB कंपनीज पर लगेगा और 80GC एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट कंपनीज, इन पर लगेगा। बात दोनों में बराबर लिखी हुई है कि आपको डिडक्शन मिलेगी उस डोनेशन की जो आप पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करेंगे। आइएगा, एलिजिबल डोनेशन
So donation given to any political party या donation given to any electoral trust. Electoral trust भी political party का ही एक हिस्सा होते हैं। तो अगर आपने political parties को donation दी है या आपने electoral trust को donation दी है, दोनों ही सिनेरियो में हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे अंडर सेक्शन 80GG या फिर 80GG। कितनी डिडक्शन देंगे? 100%। जितनी आप डोनेशन देंगे उतनी हम आपको डिडक्शन देंगे। कोई लिमिट नहीं होगी, 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000, लाख, करोड़, जो मर्जी आप डोनेट करिए, हम आपको उतने की डिडक्शन दे देंगे। पेमेंट कैसे करनी है आपको? सो मोड ऑफ द पेमेंट कैन बी एनी मोड अदर देन कैश। आप कैश में मत दीजिएगा, बाकी आपका जैसा मन करे वैसे दीजिए। चेक देना है चेक दे दीजिए, बैंक से देना है, क्रेडिट कार्ड से देना है, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सब कुछ एक्सेप्टेड है। द कैश इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर है? याद रखेंगे, 3 छोटे छोटे डिडक्शंस हैं, 80GG A, 80GG B, 80GG C। तो यहां पर बना लीजिए इसको, 80GG A, 80GG B और 80GG C। ये बात करती है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये बात करती है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय कंपनी। और ये वाली जो है तीसरे नंबर की डिडक्शन, ये बात करती है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय अदर देन कंपनी। लिमिट कितनी है तीनों ही सेक्शंस में? क्वांटम, हंड्रेड परसेंट, 100%, 100%। याद रखेंगे? बताइए, कोई दिक्कत है इस सेक्शन में? आइएगा, एक और छोटी सी डिडक्शंस है, इसको भी समझ लेते हैं। एक बात बताइए, एक पर्सन है, जॉब करता है, रेंट पर रहता है, रेंट पे किया, क्या पूरे इनकम टैक्स में जितना अभी तक आपने पढ़ा है, क्या आपने इनकम टैक्स में इस व्यक्ति को जो जॉब कर रहा था और किराए पर रह रहा था, इसे कहीं पर आपने कोई बेनिफिट दिया था अभी तक की स्टडी के बेसिस पर? क्या आपने इसे कभी कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करी है, या इनकम टैक्स वालों ने कभी इसके लिए कुछ सोचा है कि ये बेचारा किराया पे करता है तो चलो इसे बेनिफिट दे दिया जाए? नहीं सोचा था? गलत कह रहे हैं प्रीथल, सोचा था। एचआरए भूल गए? हम सैलरी के चैप्टर में इसे एचआरए की एग्जम्पशन देते थे। हम कहते थे कि भैया अगर तुम किराया देके आओगे तो हम तुम्हें एग्जम्पशन दे देंगे। तो ये एक फायदा ही तो था जो आपने उसे दिया था, याद है? लेकिन ये एचआरए किसके लिए था? ध्यान से सोचिए, किसके लिए था एचआरए? जो जॉब कर रहा है, इसका मतलब जो एम्प्लॉई है। क्या हमारे देश में केवल एम्प्लॉय ही किराए पर रहते होंगे? केवल वही लोग जो नौकरी कर रहे हैं वही रहते हैं किराए पर? क्या एक बिजनेस वाला किराए पर नहीं रह सकता? क्या जो पर्सन बिजनेस कर रहा है क्या वो किराए पर नहीं रह सकता? रह सकता है, उसको भी हक है किराए पर रहने का। मुझे एक बात बताएंगे, पीजीवीपी के चैप्टर में
क्या आपने ऐसी कोई डिडक्शन अलाउ करी थी कहीं पर? क्या आपने ऐसा कोई खर्चा अलाउ किया था कहीं पर जहां पर ओनर अपने घर के किराए को बिजनेस के खर्चे में या बिजनेस में डिडक्शन की तरह से क्लेम कर ले? नहीं, ऐसा हमने कहीं भी नहीं किया था। इसका मतलब सर, सैलरी वालों को तो आपने एक बेनिफिट दे दिया एचआरए एग्जम्पशन के नाम से। बिजनेस वालों का क्या सोचा आपने? बिजनेस वालों के लिए आप क्या सोचते हो? क्या वो किराए पर नहीं रहेंगे? क्या वो किराया नहीं पे करेंगे? क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए बेनिफिट? मिलना तो चाहिए। उनके लिए सरकार ने थोड़ा सा सोचा है और एक सेक्शन लेके आई 80GG। किस चीज का सेक्शन है? रेंट का। अगर कोई पर्सन रेंट पे करता है, अगर कोई पर्सन रेंट पे करता है तो हम उसे 80GG में उस रेंट की डिडक्शन दे देंगे। 80GG में हम उसे उस रेंट की डिडक्शन दे देंगे। ध्यान से सोचना और एक सवाल का जवाब देना। मैं नौकरी भी करता हूं और मैं बिजनेस भी करता हूं। मैं एचआरए की एग्जम्पशन और 80GG दोनों ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? मैं नौकरी भी करता हूं, मैं बिजनेस भी करता हूं, मैं एचआरए की एग्जम्पशन के साथ साथ 80GG ले सकता हूं या नहीं? नहीं ले सकता। लॉ शुरू ही इस बात से होता है कि हम आपको 80GG तभी देंगे जब आपको एचआरए नहीं मिला होगा। लॉ ये नहीं कहता कि आपको एचआरए में एग्जम्पशन नहीं मिली होगी। नो, लॉ कहता है आपको एचआरए ही नहीं मिला होगा। एचआरए ही नहीं मिला होगा। इसका मतलब अगर आप जॉब करते हैं और आपको एचआरए मिलता ही नहीं है तो आप इस सेक्शन में आके डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, एचआरए आपको मिलता है, लेकिन किसी वजह से आपको एग्जम्पशन नहीं मिलती, तो आप 80GG सेक्शन में नहीं आ सकते। अगर आपको एचआरए मिलता है लेकिन एग्जम्पशन नहीं मिलती तो आप 80GG में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और एचआरए आपको मिलता ही नहीं है तो आप 80GG में आ सकते हैं और वहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आइएगा 80GG देखते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, तो जो भी आप किराया पे करेंगे हम उसकी आपको डिडक्शन देंगे। एलिजिबल पर्सन किसको मिलेगी? अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू गेट द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इफ ही सेटिस्फाई द बिलो मेंशन कंडीशन। अगर वो ये शर्तें पूरी कर देता है तो हम उसे इस वाले सेक्शन में डिडक्शन दे देंगे। पहली कंडीशन, एसएससी मस्ट बी एन इंडिविजुअल, चाहे रेजिडेंट है चाहे रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट है तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। एसएससी नीदर गेट हाउस रेंट अलाउंस नॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये जो पर्सन है जिसको हम डिडक्शन देने की बात कर रहे हैं, ना तो इस बेचारे को एचआरए मिला हो और ना ही इसने अपने मालिक से आरएफए लिया हो। रेंट फ्री एकोमोडेशन, फर्क क्या था दोनों में? रेंट फ्री एकोमोडेशन में मकान मिलता था रहने के लिए और एचआरए में पैसा मिलता था मकान में रहने के लिए। मतलब आप किराए पर रहोगे, हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये दोनों फर्क है। दोनों ही चीजों में से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो हम आपको इस सेक्शन में आने देंगे। अगर आपको वहां मिल गया है लेकिन एग्जम्पशन नहीं मिल पाई है तो आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते। आगे देखिए, assessee does not have any house in his name or in the name of his spouse or minor child or in the name of HUF of which he is a member in a city where he reside or normally works। तो जहां पर आप रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उस वाली सिटी में, उस वाले शहर में आपका अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अपना मकान है तो फिर आप किराए पे क्यों रह रहे हो? लॉ पूछ रहा है अगर आपका अपना ही मकान है तो आप किराए पर क्यों रह रहे हो? तो ऐसे में लॉ कहता है जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपका अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए।
आपका अपना भी नहीं होना चाहिए, आपके स्पाउस का भी नहीं होना चाहिए, आपके बच्चों का भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी एचयूएफ में मेंबर हैं तो उस एचयूएफ का भी अपना कोई मकान वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर आप इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो हम आपको सेक्शन 80GG में डिडक्शन दे देंगे। तीसरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन और देखिए, द असेसी मे हैव अ हाउस इन एनी अदर प्लेस बट इट शुड नॉट बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, इट मे बी लेट आउट और वेकेंट। जिस असेसी को हम डिडक्शन देने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो दिल्ली रहता है, तो लॉ कहता है आपका दिल्ली में मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई मकान जयपुर में है, आगरा में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो जयपुर और आगरा वाला मकान है या तो वो किराए पर होना चाहिए या वो वेकेट होना चाहिए, उसमें आप खुद नहीं रह रहे हो। कहीं पता चल रहा है आप उसमें उस वाले घर को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह से यूज करते हुए इनकम टैक्स में बेनिफिट ले रहे हैं, और एक मकान जो कि आप दिल्ली में रह रहे थे वहां पर किराए पर, उस किराए की भी हमसे आप डिडक्शन ले रहे हैं। तो ये काम नहीं चलेगा। आपका दिल्ली में मकान नहीं होना चाहिए, मतलब उस एरिया में मकान नहीं होना चाहिए, और अगर दूसरी कहीं सिटी में, शहर में आपका मकान है तो वो मकान आपका खाली होना चाहिए या किराए पर होना चाहिए, आप उसमें खुद नहीं रहेंगे। तो अगर आप ये 4 शर्तें पूरी कर देते हैं, पहली शर्त आप इंडिविजुअल होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी शर्त आपको कोई एचआरए आरएफए नहीं मिलना चाहिए। तीसरी शर्त, जहां पर आपने मकान किराए पर लिया है, जिसके लिए आप हमसे डिडक्शन मांगने आए हैं, वहां आपका कोई मकान नहीं होना चाहिए, ना तो आपका, ना आपके स्पाउस का, ना आपके बच्चों का। फोर्थ, आपका दूसरी कहीं सिटी में, दूसरे किसी शहर में आपका मकान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन वो मकान आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए, या तो आप उसे किराए पर चढ़ा दें या आप उसे खाली रखें, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड आपका नहीं चलेगा। आप अगर ये चारों बातें पूरी कर देते हैं, ये शर्तें मान लेते हैं, तो हम आपको 80GG में डिडक्शन देने के लिए तैयार हैं। कितनी, देखिएगा, एलिजिबल डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द अमाउंट पेड एज रेंट। तो जितना भी आप किराया पे करेंगे उसकी हम आपको डिडक्शन देंगे, बाय एन एलिजिबल पर्सन फॉर द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टेकन बाय हिम। तो उसी व्यक्ति को हम ये डिडक्शन देंगे जो एलिजिबल होगा, और एलिजिबल कौन है, जिसने ये शर्तें पूरी कर दी हैं वो एलिजिबल है। तो अगर आप ये शर्तें पूरी करने के बाद एलिजिबल हैं तो हम आपको आपके द्वारा पे किए गए किराए की डिडक्शन दे देंगे। कितनी डिडक्शन है, लिमिट है यहां पर देखिएगा, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हम आपको कितनी डिडक्शन देंगे, इनमें से जो भी सबसे कम होगा उतनी डिडक्शन आपको मिलेगी। पहला, रेंट पेड, जो भी आप रेंट पे करेंगे, माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो जो भी आपका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगा उसका करेंगे 10%, उसका करेंगे हम 10%, और उस पर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम आपको यहां पॉइंट नंबर 1 में कंसीडर कर लेंगे। दूसरा, 25% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहले पॉइंट में हमने निकाला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एजीटीआई, फिर दूसरे में हम निकालेंगे 25% ऑफ एजीटीआई, और थर्ड हम लेंगे 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब 60,000 रुपए। विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से कम होगा वो है आपकी डिडक्शन, और ये हम आपको अलाउ कर देंगे। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का क्या मतलब होता है, लास्ट क्लास में हमने समझा था, 80G में सेम वही मीनिंग है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मींस द ग्रॉस टोटल इनकम माइनस द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A के। अच्छा, लॉन्ग टर्म में दोनों आ जाते हैं, 112 भी और 112
ए भी, और माइनस कर देंगे ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U एक्सेप्ट द सेक्शन 80GG। तो सारी डिडक्शंस माइनस कर लेंगे लेकिन 80GG को छोड़ देंगे, क्योंकि 80GG लेंगे तो यहां पर बहुत सारा मैथमेटिकली एरर आ जाएगा, क्योंकि 80GG तो कैलकुलेट तब होगा जब AGTI निकलेगा, और AGTI निकालने के लिए आप कह रहे हो 80GG माइनस कर दो, तो जब तक 80GG नहीं निकलेगा ये नहीं निकलेगा, और जब तक ये नहीं निकलेगा 80GG नहीं निकलेगा। तो इसलिए लॉ कहता है 80GG को इग्नोर कर देना जब आप इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, और जब आप 80G के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो 80G को इग्नोर कर देना। क्लियर? बताइए, कोई डाउट है यहां तक? हाँ जी, कोई डाउट है यहां तक? आइएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर गणेश बिजनेसमैन है जिसकी टोटल इनकम है बिफोर अलाउिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। 80GG की डिडक्शन देने से पहले इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है असेसमेंट ईयर 22-23 की 4,60,000 रुपए। इसने पे किया है रेंट 12,000 रुपए पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एट मुंबई। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउएबल टू हिम। आपको बतानी है डिडक्शन कितनी मिलेगी 80GG में। आइए यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। लीस्ट ऑफ द बिलो shall be allowed as deduction। पहला क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। दूसरा क्या था? 20% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और तीसरे नंबर पर क्या था? रेंट पेड। जल्दी से बताइए, आपने रेंट कितना पे किया? 12,000 रुपए। तो 12,000 इंटू 12 माइनस यहां पर रेंट कितना पेड है? 12,000 इंटू 12। लास्ट कंडीशन क्या पूछ रहे हैं प्रीतल? ये कंडीशन डाउट है ये पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा, गॉट इट। 5,000 रुपए पर मंथ, ये कह रहे थे आप? हाँ जी, 10% ऑफ AGTI। तो AGTI निकालना पड़ेगा। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 112A माइनस 111A माइनस 112 माइनस डिडक्शंस एक्सेप्ट 80GG। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपको दी हुई है क्वेश्चन में ही,
4,60,000 रुपए, एंड दिस इज बिफोर। बिफोर का मतलब है कि इसमें से डिडक्शन माइनस हो चुकी है या नहीं, इसमें से डिडक्शन माइनस हो चुकी है नहीं, नहीं। लेकिन हमें तो 80GG की डिडक्शन वैसे भी इग्नोर करनी होती है, तो चाहे माइनस हो या ना हो हमें कुछ करना ही नहीं है इसका। तो यहां पर आ जाएगा 4,60,000 रुपए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वापस से आ जाएगा ये कितना, 4,60,000 रुपए। अब 4,60 का आपको लेना है 10%, तो 4,60 का 10% लिया आपने 46,000 रुपए। बताइए कितना आ गया। $98,000, दूसरे में आएगा 25%, तो 4,60 का 25% 1,15, और 60। बताइए विच एवर इज लीस्ट। बताइए कोई डाउट है यहां तक। एजीटीआई का होता है, एजीटीआई का, यहां लिखने से रह गया है, एजीटीआई ही होता है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप रीड कर लेना, ये केवल रीडिंग के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है, बस क्रक्स बता देता हूं। जो आपने 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट को, क्या इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। यस, 80GG ए आपको इसकी डिडक्शन दे देता है। अभी हमने पढ़ा था ना पॉलिटिकल पार्टी वाला, सॉरी इलेक्टोरल ट्रस्ट, बी, बी। दूसरा पॉइंट पढ़िए, ये है मेन समझाने वाला पॉइंट। आपने एक खर्चा किया, इंडियन कंपनी ने खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है 25,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट पर इन अ ब्रोशर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। आपने 25,000 रुपए पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर्स में एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए दिया है। सवाल ये है, क्या मुझे इसकी डिडक्शन मिलेगी इस वाले सेक्शन में, क्या मुझे इसकी डिडक्शन मिलेगी इस वाले सेक्शन में, यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगी। नहीं प्रीथल, पॉइंट नंबर 2 जो 25,000 है इसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ध्यान से देखिए सेक्शन को, सेक्शन क्या कहता है, आपको डोनेशन देनी है, डोनेशन, एडवर्टीजमेंट थोड़ी करने की डिडक्शन दे रहे हैं, हम आपको डोनेशन की डिडक्शन दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट की थोड़ी दे रहे हैं।
दूसरा पॉइंट सुनो, ध्यान से सुनना और बताना कि ठीक है सर मुझे डोनेशन में तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट ये मेरा खर्चा तो है ही ना 25,000 का, और मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मैं पीजीबीपी में क्या इसे खर्चा क्लेम कर सकती हूं? मैं इंडियन कंपनी हूं, क्या मैं पीजीबीपी में 25,000 रुपए का खर्चा क्लेम कर सकती हूं, ये कहते हुए कि मैंने एडवर्टीजमेंट करवाई थी पॉलिटिकल पार्टीज में? कैन आई क्लेम द एक्सपेंडिचर और नॉट? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली डिसअलाउड था। कहां पर डिसअलाउड था? पेज नंबर बताइए पीजीबीपी में कहां पर लिखा हुआ था कि ये खर्चा डिसअलाउ है? सेक्शन 36 जनरल डिडक्शंस में आखिरी में, सॉरी 37 में, 37 में बिल्कुल आखिरी में एक लाइन लिखी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज के सोवरेन में एडवर्टीजमेंट में कोई भी खर्चा अगर आप करते हैं, इट विल बी कंप्लीटली डिसअलाउड, कंप्लीटली डिसअलाउड। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसकी तो हम आपको डोनेशन की डिडक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नीचे वाला पॉइंट है ना 25,000 का, ना तो इसकी डिडक्शन है और ना ही ये खर्चा आपका अलाउ किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। ये लिखा हुआ है मैंने आखिरी पैराग्राफ में, रीड कर लेना इसको बस। इट मे बी नोटेड दैट there is a specific disallowances under section 37(2)(b) in respect of the expenditure incurred on the advertisement in a brochure of a political party. Therefore, expenditure of 25,000 would be disallowed while computing the business income. However, the said expenditure incurred by Indian company is allowed as deduction from the gross total income under section 80GGB. एक मिनट रुकिएगा, नॉट अलाउड यहां आएगा, नॉट अलाउड। However, the said expenditure incurred by is not allowed as a deduction from the gross total income। और ये जो ऊपर वाला है ये आपको अलाउ हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। यहाँ अलाउ किया हुआ है दोनों, 2 लाख भी और 25 भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको लिख लीजिए, अलाउड हो जाएगा। यहाँ पर एक काम करिए, ऐड कर लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज में प्लस एनी कंट्रीब्यूशन फॉर एडवर्टाइजमेंट, अलाउ कर दीजिए। और अगर अलाउ हो जाएगा तो फिर ठीक है, यहाँ पर सही लिखा है 225 पूरा अलाउ होगा आपको, 25 ये वाला भी अलाउ हो जाएगा और 2 लाख वाला जो ऊपर का पॉइंट था ये भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, हाँ पीजीबीपी में आपका डिसअलाउ ही रहेगा, पीजीबीपी में कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 37(2)(b) में आपका डिसअलाउ रहेगा। क्लियर है? आइएगा मेरे साथ पेज नंबर 264, इसमें अलाउ होगा। यस प्रीथल, इसमें अलाउ हो जाएगा। पेज नंबर 264 पे आइएगा। या एक काम करिए, मेरे साथ आइए आप पेज नंबर, चैप्टर के स्टार्टिंग पे पेज नंबर है 242। देखिए मैंने आपको हेडिंग्स वाइज बताया था
कि डिडक्शन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, अगर आप कुछ पेमेंट्स करेंगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे, जिसमें हमने एटीसी कवर कर लिया, एटी डबल ट्रिपल सी कवर कर लिया, सीसीडी हमने देख लिया, हमने डी पढ़ लिया है, डबल डी पढ़ लिया है, डी डी बी भी पढ़ लिया है, एटीई हमने इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के लिए पढ़ा, एटी डबल ई और ईईए हमने पढ़ा था हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट, एटी डबल ई आया, फिर एटी डबल ई ए आया। डबल ई बी हमने पढ़ा बैटरी ऑपरेटेड मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एटी जी हमने डोनेशन पढ़ ली, एटी डबल जी हमने रेंट पढ़ लिया, एटी डबल जी ए हमने साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशन पढ़ी, और एटी जी जी बी हमने पॉलिटिकल पार्टीज बाय द कंपनी, जी जी सी पॉलिटिकल पार्टी बाय द अदर देन कंपनीज। हमने ये सारी डिडक्शंस यहां पर पढ़ ली हैं। इसका मतलब ये वो डिडक्शंस हमने कवर कर ली हैं जहां पर आपको कुछ पेमेंट करनी होती थी और बदले में आपको डिडक्शन मिला करती थी। इन सभी सेक्शंस में हमने पेमेंट करी थी ना। हाँ, बस एक बीच में एक ऐसा सेक्शन आया था जहां पर अगर आपने एटीयू, अच्छा वो तो हमने अलग से ही पढ़ा था, ठीक है। इन सभी सेक्शंस में हमने पेमेंट करी थी तब जाकर हमें डिडक्शन मिली थी। फिर एक सेक्शन हमने और पढ़ा था, सेक्शन 80U। बताइए 80U में आपको कोई पेमेंट करना पड़ा था या ये डिडक्शन आपको यूं ही मिल गई थी? ये डिडक्शन हमें यूं ही मिल गई थी, हमने कोई पेमेंट नहीं किया था। इसका मतलब अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड था, चाहे वो नॉर्मल डिसेबल्ड था या सीवियर डिसेबल्ड था, तो क्योंकि वो डिसेबल्ड था हमने इसलिए उसको डिडक्शन दे दी थी, भले ही वो पैसे खर्च करता या ना करता। तो ये वाली डिडक्शन आपको मिलती है अदर डिडक्शन की कैटेगरी में, जहां पर आपको पेमेंट करना जरूरी नहीं है, आप असस्य डिसेबल्ड होता है इसलिए ये उसको डिडक्शन मिल जाती है। अब जो हमारे पास डिडक्शंस हैं जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। मतलब आपको कुछ इनकम होती है तो हम आपको ये डिडक्शंस देते हैं। आपको कुछ इनकम्स होती हैं तो हम आपको ये डिडक्शन देते हैं। कौन सी है डिडक्शंस? दो तरह की डिडक्शंस हैं आपके सामने, एक एटीटीटी और एक एटीटीटी बी। आइएगा इसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सरकार ने दो तरह की डिडक्शंस इंट्रोड्यूस करी, एक एटीटीटीए और एक एटीटीटी बी। सरकार ने बोला अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट से, अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, कौन से बैंक से? सेविंग बैंक अकाउंट से, तो हम आपको सेक्शन 80 टीटीए में उसकी डिडक्शन दे देंगे अप टू ₹10,000। तो यहां पर देखिए आपको मिलता क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, ये आपको मिलता है नेचर ऑफ इनकम। मतलब आपकी इनकम आती है सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट से, तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे अप टू ₹10,000, 10,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन दे देंगे। मींस 10,000 रुपए और इंटरेस्ट इनकम विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा इतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। और ये डिडक्शन किसे मिलेगी? अलाउड टू इंडिविजुअल रेजिडेंट नॉन
सीनियर सिटीजन, ये डिडक्शन हम देंगे इंडिविजुअल्स को जो कि रेजिडेंट हैं और नॉन सीनियर सिटीजन हैं, मतलब 60 साल से कम के व्यक्ति हैं। तो 10,000 रुपए तक जो भी इनकम आएगी किसकी, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट की, वो हम आपका डिडक्टेबल कर देंगे अंडर सेक्शन 80 TTA 10,000 रुपए तक। ध्यान रखना, केवल और केवल सेविंग बैंक अकाउंट, केवल और केवल सेविंग बैंक अकाउंट। यहां पर मैं लिख रहा हूं और लिखने के बाद काटूंगा तो आपको ताकि ध्यान रहे कि यहां पर आप ये गलती ना करें। FDR कवर नहीं है, टर्म डिपॉजिट कवर नहीं है, एनी अदर डिपॉजिट कवर नहीं है। इसका मतलब अगर आपको FDs पर इंटरेस्ट मिला डिडक्शन नहीं है, अगर आपको टर्म डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिला डिडक्शन नहीं है, केवल और केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की ही आपको डिडक्शन यहां पर मिलेगी। एक दूसरा सेक्शन सरकार लेके आई उसी समय पर, एक दूसरा सेक्शन फिर सरकार लेके आई उसी समय पर, जो दिया गया स्पेसिफिकली अलाउड टू सीनियर सिटीजन्स ओनली। मतलब ये सेक्शन बना दिया नॉन सीनियर सिटीजन वालों के लिए। अगर आप 60 साल से कम हैं तो आपको मिलेगा 80 TTA, अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो आपको मिलेगा 80 TTB। दो सेक्शंस हैं, दोनों में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। TTA सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगा, TTB नॉन सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ इनकम, सीनियर सिटीजन्स को रिलैक्सेशन दिया गया है। सीनियर सिटीजन को कहा गया है बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट, FDR इंटरेस्ट, टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट, एनी अदर डिपॉजिट इंटरेस्ट। अगर आपको ये इनकम होती है तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। एक डिफरेंस और रखा है इनके लिए, डिडक्शन इज अलाउड अप टू ₹50,000। बहुत बड़ा फर्क है इनके लिए। जहां नॉन सीनियर सिटीजन्स को केवल 10,000 रुपए मिले थे, इनको मिल गए हैं पूरे 50,000 रुपए तक की डिडक्शन। इसका मतलब ये है ₹50,000 और इंटरेस्ट इनकम विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। क्लियर है? आइए एक बार बुक में से इसको रीड कर लेते हैं। सेक्शन इज ओवर। पेज नंबर 264, 80 TTA। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, अंडरलाइन करिएगा सेविंग अकाउंट, केवल सेविंग के लिए डिडक्शन है। TTA एलिजिबल पर्सन इंडिविजुअल को, रेजिडेंट ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली दोनों को, नॉट बीइंग अ सीनियर सिटीजन जो सीनियर सिटीजन नहीं है, और इंडिविजुअल को, दोनों को ये डिडक्शन दे देंगे। कितनी डिडक्शन है? डिडक्शन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद एनी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। No deduction shall be allowed on the interest on time deposit and fixed deposit। तो FDs नहीं मिलेंगी, RD नहीं मिलेंगी। RD का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट्स, लिख लीजिएगा
आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट्स। अब आप पूछेंगे रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या होती हैं? आपको मालूम होगा बैंकों में एक ऑप्शन होता है, आप हर महीने बैंक को पैसा दीजिए और आपकी एक एफडी बनती रहेगी। जनरली दो तरह की एफडीज होती हैं, फिक्स जिसमें आप पहले एक साथ सारा पैसा दे देते हैं, और एक आरडी होती है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं और अल्टीमेटली वो 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, जैसा भी आपने मैच्योरिटी सेट की है या एग्री की है, तब आपको पैसा मिल जाता है। मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको दी जाएगी इस वाले सेक्शन में केवल 10,000 रुपए तक दी जाएगी। ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन 80 टीटीबी, जो बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन। देखिए यहां पर नहीं लिखा बैंक डिपॉजिट या सेविंग बैंक अकाउंट, यहां लिखा है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब सेविंग बैंक भी होता है, डिपॉजिट का मतलब एफडी भी होती है, डिपॉजिट का मतलब टर्म डिपॉजिट भी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है। तो डिपॉजिट का मतलब कैसी भी डिपॉजिट अगर आपकी हो रही है और उस डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन दे दी जाएगी। एलिजिबल पर्सन कौन है? अ पर्सन बीइंग अ सीनियर सिटीजन, जो कि रेजिडेंट है इंडिया का और उसकी उम्र हो गई है 60 साल या उससे ज्यादा। कितनी डिडक्शन दे देंगे? सो डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन द डिपॉजिट्स, बोथ फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड द सेविंग डिपॉजिट्स। डिडक्शन नहीं दी जाएगी टाइम डिपॉजिट पर, और ये पॉइंट काट दीजिएगा, इररेलेवेंट है, ऊपर का कॉपी पेस्ट हो गया है। एंड मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको दी जाएगी वो केवल 50,000 रुपए ही दी जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन विच यू विल गेट ओनली 50,000 रुपीज। आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। मिस्टर ए हैं, रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, एज है उनकी 61 साल। बताइए कौन सा सेक्शन देंगे आप इन्हें, एटीटीटी ए या एटीटीटी बी? इनकी उम्र है 61 साल। टीटी बी देंगे। चंचल आपने पूछा है टीडी पर नहीं देंगे, टीडी पर नहीं देंगे, टाइम डिपॉजिट जो होती है रेकरिंग डिपॉजिट उस पर नहीं देंगे। रुकिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब पढ़ लीजिए इसको, अब ठीक हो जाएगी लाइन। टीडी पर नहीं देंगे, बाकी सब पर दे देंगे। और टीडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, हाँ जी, एटीटीटी भी डिडक्शन पे लेके आगे देखिए। मिस्टर ए ने, जो रेजिडेंट है 61 साल के हैं, उन्होंने बिजनेस इनकम कमाई है। बिजनेस इनकम के आगे लिखा है कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब है कि अब सारी डिडक्शंस माइनस हो चुकी हैं पीजीबीपी वाली, तो ये पीजीबीपी की फाइनल इनकम है 1,35,000 रुपए। और इन्होंने लॉटरी की इनकम कमाई है 1,20,000 रुपए और ये ग्रॉस इनकम है। तो यहां लिख लेते हैं पीजीबीपी इनकम है 1,35,000 रुपए। यस, टाइम डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स एक ही चीज के नाम से जानी जाती हैं। मतलब कुछ लोग उसको रेकरिंग डिपॉजिट कह देते हैं और कुछ उसको टाइम डिपॉजिट कह देते हैं। आपके पास लॉटरी इनकम है, आरडी पर डिडक्शन नहीं है, नहीं, मैंने मना किया ना, आरडी पर नहीं है, बाकी सब पर मिल जाएगी। एफडी, सेविंग, एनी अदर डिपॉजिट एक्सेप्ट द टाइम डिपॉजिट। ठीक है, बताइए और कोई डाउट?
चलिए, हाँ जी, तो यहां पर 1/20 की आपकी लॉटरी की इनकम हो गई। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 he also has interest on FDs of 30,000 with बैंक। उसके पास एक 30,000 रुपए की FD की इनकम है, FD की इनकम है। तो बताइए, FD इंटरेस्ट इनकम ये कौन से हेड में जाकर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 30,000। आगे देखिए, he invested an amount of 150 in the PPF। PPF मतलब ATC। What is the total income of मिस्टर ए? तो यहां पर ATC है उसके पास 150 का। पहले तो ये बताइए, अगर मैं टोटल इनकम निकालना चाहूं तो टोटल इनकम कैसे निकालूंगा? मैं सबसे पहले लूंगा PGVP 135, फिर मैं लूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें मैं लूंगा सबसे पहले लॉटरी 120, इसके साथ जोड़ूंगा मैं इंटरेस्ट 30,000। ये मेरी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी आ जाएगी? 2,85,000 माइनस करूंगा डिडक्शंस। डिडक्शंस में सबसे पहले ATC माइनस करूंगा 150। बताइए, 150 माइनस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? 150 माइनस हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा था डिडक्शंस आपकी टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होगी और स्पेशल इनकम से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है? नॉर्मल इनकम है आपकी 135 और 30, 1,65,000। तो आपकी नॉर्मल इनकम है 1,65,000। तो आप 150 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी डिडक्शन में दूंगा ATTT-B। ATTT-B, जल्दी से बताइए, ATTT-B में आपको कितना अवेलेबल था? 30,000। लेकिन क्या आप 30,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? क्या आप 30,000 की क्लेम कर सकते हैं? नहीं। कितनी कर सकते हैं? आप कितनी कर सकते हैं? बचा है कितना अमाउंट आपके पास, या बचा ही नहीं है? बचा है 15,000। कैसे निकाला है? देखिए, 165 की आपके पास इनकम थी, आपने 1.5 लाख ATC में यूटिलाइज कर लिया। अब आपके पास जब बचा ही 15,000 है तो ये 15,000 आप यूज करेंगे अगेंस्ट ATTT-B। लेकिन सर इनकम तो मेरे पास अच्छी है, फिर क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये लॉटरी है और लॉटरी में से आपको डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो कितना बचा? 285 माइनस 150 माइनस 15, बच गया मेरे पास फाइनली 120 नेट टैक्सेबल इनकम। बताइए, डाउट है यहां तक कोई? अच्छा, टैक्स और निकालो जरा इसका। टैक्स कितना आएगा इस पर? सर टैक्स क्यों आएगा इस पर? 1/20 की इनकम है, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं होता। सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं होता। आएगा? आएगा, क्योंकि सर ये लॉटरी की इनकम है, लॉटरी की इनकम पर
स्लैब एडजस्टमेंट होती नहीं है, ये स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, तो 1/20 पे टैक्स आ जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। क्लियर है? बताइए यहां तक। अब हमारी 3 डिडक्शंस रह गई हैं। वापस से आएंगे मेरे साथ पेज नंबर 242 पर, जहां से हमने डिडक्शन स्टार्ट करी थी। और अगर आप इसमें देखेंगे तो अब हमारी 3 डिडक्शंस रह गई हैं, वो हैं ये वाली डिडक्शंस। डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, JJAA, ATRRB, ATQQB। तो ये 3 डिडक्शंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं आपको करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए मैं अभी एक जस्ट PDF अपलोड कर रहा हूं और आप लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा हूं। आप उसको अपने सिस्टम में देख सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर भी देख सकते हैं। हाँ जी, देखिएगा आप लोगों को व्हाट्सएप मिल गया। पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हैं। जहां जहां क्वेश्चंस SM के हैं मैंने लिख दिया है, ICAI SM के क्वेश्चंस हैं, और जहां जहां बाहर के हैं वहां नॉर्मल लिखा हुआ है। पढ़िएगा पहला क्वेश्चन। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। नहीं, हाँ आइएगा। Compute the eligible deduction under section 80C for the assessment year 21-22 in respect of the life insurance premium paid by Mr. Ganesh during the previous year 21-22, the detail of which are given here under. Date of issue of policy दी है आपको अलग अलग, पर्सन इंश्योर्ड दिया है आपको अलग अलग, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया है अलग अलग। ये क्वेश्चन बेसिकली असेसमेंट ईयर 21-22 पर बेस्ड है। ये पूरा का पूरा PDF अभी आपको जब क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसमें चेंज हो जाएगा, बट अभी आप इसको एज ए मान के चलेंगे ये असेसमेंट ईयर 21-22 नहीं, हम 22-23 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, केवल ईयर को चेंज कर देना, मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं मान के चलिएगा 22-23 के लिए, बट आपको PDF में दिया हुआ है 21-22। आपको जब आपका क्वेश्चन बैंक मटेरियल मिलेगा वहां पर ये 22-23 ही हो चुका होगा। आइए बताइए, 80C में आपको डिडक्शंस में LIP के बारे में बातें बताई गई थी। वहां पर यह था कि अगर आपने कोई पॉलिसी ली है 31/3/2012 को, तो आप कितने % तक का प्रीमियम पे कर सकते हैं
कितने परसेंट तक के प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। वहां पर परसेंटेज का चार्ट था, ओपन कर लीजिए और वहां से देख के बताइए इस डेट वाले पॉलिसी पर कितने परसेंट तक का प्रीमियम अलाउड हो जाएगा। 10, 15, 20, 25 क्या परसेंटेज थी वहां पर? 20, 20 पक्का? ज्यादा बता रहे हो मेरे हिसाब से तो। हाँ 20 है। 20 ठीक है। तो आपने अपने लिए प्रीमियम पे किया 51,000 रुपए का, 5 लाख का सम एश्योर्ड था। बताइए आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी? 51 की या कम की या ज्यादा की? 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, आपने प्रीमियम पे किया 51,000। अगर आप इसका 20% करते हैं तो आपकी लिमिट आती है 1 लाख। आपने 51,000 पे किया, आपको डिडक्शन कितने की मिल जाएगी? 51,000 रुपए की, क्योंकि ये विद इन लिमिट है। मुझे ऐसा याद आ रहा है हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बट एनीवेज फिर से देख लीजिए। रुकिएगा, मेरे को ऐसा बार बार क्यों याद आ रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ऑलरेडी किया जा चुका है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर चुके हैं। फोर कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में ही। इवन हम 7 भी कर चुके हैं। 8 डन है, 9 भी हो चुका है। कल की क्लास में ही हमने किया था, अगर आपको याद आ गया हो तो। ABCD 4 अलग अलग लोग थे, और ये भी हमने किया था शिवा वाला, ये आज किया है हमने, ये भी किया है। ये अभी होल्ड रखिएगा, मैं आपको सेक्शन सिखाऊंगा ATJJAA, तब कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। ये हम आज कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। मिस्टर गुरनाम, जिनकी एज है 42 साल, गुरनाम जिनकी एज है 42 साल, उनकी सैलरी इनकम है कंप्यूटेड 550 फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ही अर्नड अ इंटरेस्ट ऑफ 14,500 ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ गुरनाम फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको बतानी है टोटल इनकम। तो देखिए यहां पर आपको दी गई है सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कितनी है इनकी? 550। 550, एक इन्हें 14,500 की सेविंग बैंक इंटरेस्ट की इनकम आई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 14,500। उसके बाद वो कहते हैं कुछ अलग से डिटेल आपको दी गई है। पहला पॉइंट पढ़िएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश अमाउंट्स टू 25,000 फॉर insurance of life of his dependent parent. The insurance policy was taken on 15/7/2018 and the sum assured on the life of his dependent parent is 2 लाख रुपीस। सबसे पहले ये बताइए क्या आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी? पॉइंट नंबर 1, क्या आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है
25,000 रुपए प्रीमियम दिया गया है, कैश में प्रीमियम दिया गया है, क्या आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी? हाँ कैश है, बताइए डिडक्शन मिलेगी या नहीं? चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं। ये जो कैश में प्रीमियम पे करना मना किया गया था, ये 80D में मना किया था, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में मना किया था, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी मना किया गया था? देखिए बुक पर जाइए और देखिए, प्रीमियम शुड बी पेड इन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या बुक में? प्रीमियम शुड बी पेड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रेस्पेक्ट में कहीं लिखा है क्या प्रीमियम शुड बी पेड इन? नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो बताइए, अब फिर पूछ रहा हूं यही सवाल, क्या आपको डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? बट सर ये कैश में नहीं होता, ऐसा आपको लग रहा है या होता ही नहीं है? क्या आपने कभी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कभी कोई प्रीमियम पे किया है एक्चुअली में? नहीं, कैश में होता है, प्रीथल कह रहे हैं कैश में होता है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कैश में पे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500 पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज मेजर सन who is not dependent on him. The sum assured of the life of policy is 250 and the life insurance policy was taken on this date. दूसरा मेरा सवाल है, जस्ट आपकी इन पॉइंट्स को चेक कर रहा हूं कि आपने उन पॉइंट्स को कितने बारीकी से पढ़ा है। क्या आप अपने मेजर सन के लिए जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसके लिए आप LIP की डिडक्शन ले सकते हैं? एक आपका मेजर सन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्या आप उसकी LIP की डिडक्शन ले सकते हैं? ले सकते हैं, अलाउ हो जाएगा, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 22,500 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ऑन दिस डेट एंड द सम एश्योर्ड इज 2 लाख रुपीज। बताइए ये अलाउ हो जाएगा? बोलिए। अपनी लाइफ है, 22,500 दिए, 2 लाख का समय एश्योर्ड था, पॉलिसी ली थी इस दिन पे कितनी परसेंटेज की लिमिट थी? इस दिन पे कितनी परसेंट की लिमिट थी? तो यहां पर 10% अलाउ हो जाएगा, मतलब 20,000। यहां पे मेजर सन था, इस दिन पर कितनी लिमिट थी? इस दिन कितनी लिमिट थी? ट्वेंटी। आपने कितना परसेंट प्रीमियम पे किया? अगर मैं 2.5 लाख का 20% करूं तो इसका मतलब 50,000 रुपए तक आप प्रीमियम पे कर सकते थे, आपने कितना पे किया? 25,500। तो ये पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। अच्छा पॉइंट नंबर ए में डेट देख लो, डेट है ये
सम एश्योर्ड है ये। पॉलिसी आपने किसके लिए ली है? पॉलिसी ली है मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिरला सन लाइफ की है, कैश में पे किया है, और डिपेंडेंट पेरेंट के लिए लिया है। पेरेंट की अलाउ होती है क्या? LIP पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो अलाउ हो जाती है? चेक कर लो बुक में एक बार। आर पेरेंट्स कवर्ड और नॉट? देखिए LIP का सेक्शन, डिपेंडेंट, सेल्फ, स्पाउस, बच्चे, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, माइनर, मेजर, मैरिड। लेकिन पेरेंट्स तो यहां पर है ही नहीं, पेरेंट्स तो यहां पर है ही नहीं। और ये पॉलिसी मैंने किसके लिए ली है? पेरेंट्स के लिए। तो सॉरी, ये अलाउ नहीं होगी। बताइए, क्लियर है? LIP में बहुत बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि किसके लिए पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, किस दिन पे कर रहे हैं, पॉलिसी कब ली थी, ये कब कौन सी डेट है, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट में आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। बताइए, इन 3 पॉइंट्स में कोई डाउट है आपको? इन 3 पॉइंट्स में कोई डाउट है? पहले पॉइंट में क्यों मना कर दिया? क्योंकि यहां पर पेरेंट्स हैं। दूसरे पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मिल जाएगा। और तीसरे पॉइंट में मिल जाएगा, लेकिन 22,500 नहीं, 20,000 मिलेगा। अगर यहां पर पेरेंट्स ना होते, अगर ये पेरेंट्स ना होते तो, अगर ये स्पाउस होती तो, अगर पहले पॉइंट में स्पाउस होती तो मिल जाता, भले ही कैश में होता, भले ही कैश में होता, यस, भले ही कैश में होता तब भी आपको मिल जाता, क्योंकि LIP कैश में देना मना नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में देना मना है। बी पॉइंट रिपीट करता हूं, सुनिए। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 25,500 अपने मेजर बेटे के लिए, मेजर सन के लिए। तो बताइए सबसे पहले, मेजर सन क्या मेरी डेफिनेशन में कवर है डिडक्शन पाने के लिए? द आंसर इज यस, मेजर बेटा कवर है, मिल जाएगी। 25,500 दिया के पूरा मिल जाएगा? नहीं, यहां पर डेट देखो, डेट है 31/3/2012, जहां पर आपको प्रीमियम कितने परसेंट अलाउड था? केवल 20%। तो अगर मैं 2.5 लाख रुपए का 20% कर भी दूं तो कितना आ जाएगा? 50,000। और मैंने प्रीमियम कितना पे किया? 25,500, तो मुझे पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। 25,500 पूरा अलाउ हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपने प्रीमियम पे किया 26,000 रुपए का चेक से, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द सेल्फ एंड हिज वाइफ। कौन सा सेक्शन, कौन सा सेक्शन लगाओगे और अमाउंट कितना लगाओगे ये भी बता देना। सेक्शन प्लस अमाउंट। नेक्स्ट, आपने 1,500 रुपए पे किया कैश में हेल्थ चेकअप के लिए, एंड 4,500 रुपए चेक से पे किया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अपने पेरेंट्स की, हु आर सीनियर सिटीजन, जो कि सीनियर सिटीजन है। तो ये आपको कितना अलाउ हो जाएगा? 5,000 रुपए मैक्सिमम। आपने 1,500 रुपए कैश में और 4,500 चेक से दिया, दोनों मिला के 6,000 होते हैं। बट आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलती है हेल्थ चेकअप की, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, 5,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताना सोच के जल्दी से, हेल्थ चेकअप की मिलती है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मिलती है? हेल्थ चेकअप की डिडक्शन मिलती है या प्रिवेंटिव की मिलती है, या दोनों एक ही बातें हैं? या दोनों एक ही बात है? बोलो जल्दी से, हेल्थ चेकअप या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, दोनों एक ही बातें हैं?
एक ही बात है। नहीं नहीं आंचल, मैंने कंफ्यूज किया और आप हो गए। एक ही बात है, प्रिवेंटिव बोलो या हेल्थ चेकअप बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक बात देखनी है आपको ध्यान से। 1500 रुपए किसके लिए पे किए थे? अपने लिए, अपने लिए। और 4500 रुपए किसके लिए पे किए थे? फादर के लिए। तो क्या मैं अपने वाले 1500 का हेल्थ चेकअप फादर वाले उस केस में जाके क्लेम कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो क्या होगा? मैंने 26,000 रुपए का प्रीमियम पे किया प्लस 1500 रुपए का हेल्थ चेकअप पे किया, मेरी लिमिट रोक दी जाएगी 25 पर। और जो मैंने फादर के लिए 4,500 पे किए, ये मुझे अलग से मिल जाएंगे केस 2 के तहत। क्लियर? मैंने इंटरेस्ट पे किया है 6,500 रुपए का एमबीए करने के लिए, अपने डॉटर को एमबीए कराई और उसका इंटरेस्ट पे किया। सेक्शन कौन सा? सेक्शन कौन सा? 80 ई। मैंने 5,000 रुपए डोनेट किए कैश में, कैश में 5,000 रुपए कैश में कर सकते हैं क्या? कैश में 5,000 रुपए कैश डोनेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये कैश ना होता, अगर ये कैश ना होता तो बताइए कौन सा सेक्शन में जाता है? एटीजी लिखा हुआ है, एटीजी के किस क्लॉज में जाता? ए, बी, सी या डी? प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग सी में बैठा है। गुड। आइए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये 15। इनकम अंडर हेड सैलरी। सबसे पहले सैलरी की इनकम है उसकी 550। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 14,500। यहां पर आप कर देंगे इसका टोटल और यहां लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी आ जाएगी? 5,64,500 माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, जिसमें सबसे पहली डिडक्शन है आपके सामने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पॉइंट नंबर 1 बताइए। अब समझाने वाला काम मैं पहले कर चुका हूं, अब स्पीड से आंसर चाहिए। पॉइंट नंबर 1 बोलिए, अलाउ है या नहीं है? अलाउ है या नहीं है? नहीं सर, मना कर दिया था। पॉइंट नंबर 1
नील। पॉइंट नंबर 2, 25,500 पूरा मिलेगा या कट पिट के मिलेगा? 25,500 पूरा मिलेगा या कट पिट के मिलेगा? पूरा मिलेगा। पॉइंट नंबर सी, 22,500 पूरा मिलेगा या कट पिट के मिलेगा? 20,000 मिलेगा। एटीसी का टोटल, एटीसी का टोटल 45,500। आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए चाहें तो आप इस 45,500 को यहां लिख दीजिएगा और बाद में इकट्ठे माइनस कर लीजिए, या आप पहले अंदर लिख लीजिएगा और बाद में टोटल ऑफ डिडक्शन को बाहर ले जाइएगा। टोटल ऑफ डिडक्शन को बाहर ले जाइएगा। इसको समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप सारी डिडक्शंस कंप्यूट कर लो, टोटल को बाहर ले जाना, या आप इंडिविजुअल एक एक डिडक्शन को बाहर ले जाना, बाद में माइनस कर लेना। आपकी प्रेजेंटेशन है, दोनों ही गलत नहीं है। अल्टीमेटली आंसर आपका सेम आएगा। स्टेप मार्किंग में आपके कोई नंबर कटेगा भी नहीं। आइए, हाईलाइट मैंने इसलिए कर दिया है ताकि मेरा कंट्रोल बना रहे कि मुझे इसका टोटल लेना है। एटीसी खत्म। अब क्या आएगा? क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। 1 2 3 खत्म। अब आ गया है एटीडी। तो यहां पर लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीडी। एटीडी में मैंने क्या किया है? मैंने प्रीमियम पे किया है अपने लिए और अपने वाइफ के लिए। प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ प्लस स्पाउस 26,000 रुपए। बट मिलेगा कितना? 25,000। फिर मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर या हेल्थ चेकअप पर 1,500 रुपए पे करे हैं अपने लिए। अपने लिए हिज लिखा हुआ है, हिज। ठीक है, अपने लिए। तो यहां पर लिखो चेकअप 1,500। टोटल कितना हो गया? 26,500। बट यहां पर फिर लिखो रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000। तो यहां पर जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 25 का ही मिलेगा। कंटिन्यू कर रहे हैं अगले पेज पर। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स का मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4,500 रुपए पे किए। तो बताइए मुझे टोटल डिडक्शन कितनी मिली? टोटल, टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीडी। एक तो मुझे मिली 25,000 रुपए और एक मुझे मिली 4,500 रुपए। टोटल डिडक्शन मुझे मिली 29,500 रुपए। समझ आ गया यहां तक? पॉइंट नंबर डी गया, पॉइंट नंबर ई भी गया। फिर 6,500 रुपए एटीई है, अलाउ कर दो। डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीई, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,500 रुपए पूरा मिल जाएगा ना? कोई लिमिट तो नहीं होती यहां पर? और कोई डिडक्शन? ये जो 5,000 डोनेशन है ये भी हम कैलकुलेट करते, लेकिन क्वेश्चन ने मजाक कर दिया। क्वेश्चन ने बोला कैश में दिया है, तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। बस, बस, बस या और कुछ? बस या और कुछ? जल्दी से बोलो। बस या और कुछ?
कोई है जो बताना चाहता है और कुछ, या बस करें? बोलो भाई, बस करें और कुछ भी है? भूल गए? एक डिडक्शन भूल गए आप? मालूम है कौन सी डिडक्शन भूल गए? स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी? कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे भाई, बताओ। प्रीथल। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कोई से भी नहीं मिलेगी, वो तो हेड में मिला करती है, हेड में मिल चुकी है, टोटल में थोड़ी मिलती है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई थी? उसने इंटरेस्ट कमाया है सेविंग बैंक अकाउंट पर। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जब वो लेके आया है 14,500, तो उस बेचारे को 10,000 की डिडक्शन नहीं दोगे? या नहीं दोगे? अब करिए टोटल। 45,500 प्लस 25,000 प्लस 4,500 प्लस 6500 प्लस 10,000, 91,500। ये क्या है उसकी? नेट टैक्सेबल इनकम। 4,73,000। 73,000। बताइए, कोई डाउट है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। इसको लिखना नहीं है, केवल यहां से समझना है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको ये स्टेटमेंट एग्जामिन करनी है और इस पर अपनी विशेष टिप्पणी करनी है। पॉइंट नंबर ए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22 पढ़िएगा आप इसे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, मिस्टर अमित ने पे किया इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर द सन्स हायर एजुकेशन। हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन अ फर्म। उसका जो बेटा है वो ऑलरेडी एक फर्म में एम्प्लॉयड है। क्या मिस्टर अमित को डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80E? मतलब क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आप अपने बेटे के लिए डिडक्शन मांगना चाह रहे हैं और आपका बेटा आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि बेटा आप कहीं नौकरी कर रहा है, बेटा कहीं पर नौकरी कर रहा है, बेटा डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर, क्या आपको डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपने अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए लोन दिलवाया है तो? बताइए, क्या 80E कहीं ये कहता है कौन से बच्चे, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, क्या ऐसी कोई बात कहता है? या वो ये कहता है बच्चे मतलब बच्चे? पढ़िए, सेक्शन 80E क्या कहता है? बच्चे मतलब बच्चे, या बच्चे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, या दोनों ही तरह के? 80E। 80E में लिखा है बच्चे मतलब बच्चे। कहां लिखा है?
ये रहा बच्चे, क्या बच्चों के आगे लिखा है कैसे वाले बच्चे? नहीं लिखा, दोनों इंक्लूड है। शायद अब आपको इस बात की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी कि हर सेक्शन में अलग अलग मीनिंग है, तो हमें याद रखना पड़ेगा हर सेक्शन में किस सेक्शन में क्या मीनिंग है, वरना पजल हो जाओगे। कहीं पता चल रहा है किसी सेक्शन का मीनिंग कहीं और लगा दिया, तो इसलिए इस बात को अच्छे से रिवाइज करते रहना। क्योंकि जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, इस पॉइंट को पढ़ा, तो बताइए इस पॉइंट में केवल आपसे इंस्टीट्यूट यही जानना चाहता है कि बच्चे का मतलब आप समझ के आए हैं या नहीं। तो यहां पर बताइए डिडक्शन मिल जाएगी? मिल जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, डिडक्शन मिल जाएगी। देखिए, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर हिज रिलेटिव। फॉर दिस पर्पस, रिलेटिव का मतलब होगा स्पाउस, बच्चे ऑफ द इंडिविजुअल, बच्चे कैसे भी। आगे देखिए, देयरफॉर मिस्टर अमित विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E. It is immaterial that son is already employed in a firm. This would not affect Mr. Amit eligibility for the deduction under section 80E. Second point पढ़िए, subscription to notified bond of NABARD would qualify for the deduction under section 80C. क्या हमने 80C में नाबार्ड जैसी कोई बात पढ़ी थी? नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड रूरल एरिया डेवलपमेंट, ऐसे कुछ पढ़ा था हमने? यस। मैं तो क्या करता हूं, ये वर्ड देखता हूं ना नाबार्ड, आंखें बंद करके आंसर दे देता हूं, हाँ डिडक्शन मिलेगी। कहां पर? 80C में। यस मिलेगी, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अंडर सेक्शन 80C सबसेक्शन 2, subscription to such bond notified by NABARD as the central government may notify the official gazette would qualify for the deduction under section 80C. Point number C पढ़िए, in order to eligible to claim the deduction under section 80C, investment, contribution, subscription, etc. in eligible approved mode should be made from out of the income chargeable to tax. क्या 80C में डिडक्शन पाने के लिए, क्या 80C में डिडक्शन पाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन उस इनकम से होना जरूरी है जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है, या आप एग्जेम्प्ट इनकम से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? बताइए, क्या इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की डिडक्शंस को पाने के लिए कंट्रीब्यूशन का टैक्सेबल इनकम से जाना जरूरी है या कहीं से भी जा सकती है? बोलिए, कहीं से भी जा सकती है, क्या दिक्कत है भाई? पैसों पे नाम थोड़ी लिखा है कि ये वो इनकम है जो मेरी टैक्सेबल थी, मैं वहां से दे रहा हूं, कहीं से भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE इंटरेस्ट, ई कहां से, अच्छा ये रहा सी पॉइंट। डिडक्शन अंडर सेक्शन, देयर इज नो स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 80C दैट इन्वेस्टमेंट और सब्सक्रिप्शन शुड बी मेड फ्रॉम द इनकम आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। भाई आपको पैसा देना है कहीं से भी दे दो, पड़ोसी से उधार लेके दे दो, अपने घर वालों से उधार लेके दे दो, आपको देना है पैसा आप दे दो, चाहे अपनी इनकम से दे दो, चाहे अपनी ऐसी इनकम से दे दो जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, आपको तो पैसे देने से मतलब है ना, डिडक्शन मिल जाएगी। आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर डी देखिए, where an individual repay a sum of rupees 30,000 towards the principal and 14,000 as the interest in respect of loan taken from the bank for the pursuing eligible higher study, the deduction allowable under section 80E is 44,000. अगर आपने 30,000 रुपए का लोन चुकाया है और 14,000 रुपए का इंटरेस्ट चुकाया है, तो आपको 80E में 44,000 रुपए की डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों की या केवल इंटरेस्ट की? ओनली इंटरेस्ट। सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि यहां पर आपको केवल 14,000 रुपए की ही डिडक्शन दी जाएगी जो आपने इंटरेस्ट की फॉर्म में पे किया होगा। नेक्स्ट देखिए,
मिस्टर शीला जो कि विडो हैं ऑफ मिस्टर सतीश, हु वॉज एम्प्लॉय ऑफ XYZ, रिसीव 7 लाख ऑन 1/5/2020 बीइंग एन अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ सतीश एनपीएस अकाउंट। सतीश के एनपीएस अकाउंट में 7 लाख रुपए पड़े थे, शीला को वो पैसे मिले, और शीला जो है वो विडो है, सतीश की वाइफ थी, सॉरी सतीश उनके हस्बैंड थे, शीला अभी भी हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड, जिसके लिए पहले आपको डिडक्शन मिल गई थी अंडर सेक्शन 80 CCD टू मिस्टर सतीश इन अ अर्लियर प्रीवियस ईयर। Such amount received by her as a nominee on the closure of account is deemed to be her income for assessment year 21-22। तो जब ये अकाउंट क्लोज होगा और नॉमिनी को पैसा मिलेगा तो क्या ये नॉमिनी की इनकम है? क्या ये नॉमिनी की इनकम है? बोलिए। याद आया ये या नहीं? कहां से पढ़ाया गया है ये पॉइंट देखिए। ये रहा डीम्ड इनकम। प्रीथल कह रहे हैं यस इट इज अ नॉमिनीज इनकम। नहीं प्रीथल, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। पढ़िए ये वाला पॉइंट, मैंने बोला था इस पे हाथ बना लो, इस पे ऐसे हाथ बना लो। याद आ गया? बोलिए याद आया या नहीं? आ गया होगा। सो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट अ इनकम। मिसेस शीला वुड नॉट बी डीम टू हर इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर दिस बिकॉज ये उसको मिला है डेथ पर, ये उसको मिला है डेथ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, पॉइंट नंबर F। मिस्टर विशाल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, contributed 50,000 towards tier 2 NPS. The same would be eligible for deduction under section 80 CCD। बताएंगे आप मेरे को क्या 80 CCD में NPS टीयर 2 की डिडक्शन मिलती है या नहीं मिलती? नहीं मिलती। कौन से टीयर की मिलती है? 1 की। So the statement is not correct. Tier 2 would not qualify for deduction under section 80C and not 80 CCD। अच्छा ठीक लिखा है, सही लिखा है। टीयर 2 80C में मिलता है, 80 CCD में नहीं मिलता है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था क्या टीयर 2 80 CCD में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये 80 CCD में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, एग्जामिन द फॉलोइंग। एग्जामिन द फॉलोइंग क्या पूछ रहे हैं आंचल आप? देयर इन सेक्शन बोथ नहीं 80C में मिलता है। लास्ट पॉइंट सुनो, एनपीएस वाला जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, एनपीएस टीयर 1 और 2, तो 1 जाता है 80 CCD और ये जाता है 80C। अब आप पूछेंगे कहां जाता है, आओ दिखाता हूं। हमने 80C पढ़ा था, 80C के अंदर एनपीएस एक पॉइंट आया था, 3 साल वाला एनपीएस, ये रहा।
न्यू पेंशन स्कीम, ये रहा, मैंने बोला था ना। अच्छा, ओके, ये पॉइंट हमारा एक्चुअली होल्ड का होल्ड रह गया है, ये रहा वो पॉइंट। पेज नंबर देखिए 247 पे, मैंने इसे बोला था ना होल्ड करने को, ये होल्ड ही रह गया, हम इसे देख नहीं पाए। ये रहा कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट एनपीएस। तो जो भी आप एनपीएस में पैसा डालेंगे, जो एटीसीसीडी वाला एनपीएस है, अगर उसका पीरियड 3 साल से कम नहीं है तो उसे हम एटीसी में क्वालिफाई कर देंगे। एंड ये कुछ नहीं है, इट इज अ टीयर 2, ये टीयर 2 का एनपीएस है। ठीक है, क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 17, एग्जामिन द अलाउएबिलिटी। आपको बतानी है अलाउ होगा या नहीं होगा। रंजन, उसने पे किया है हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के 62,000 रुपए, एंड स्पेंट नथिंग फॉर द लाइफ इंश्योरेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। उसने 62,000 रुपए ट्रीटमेंट पर खर्च किया हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट के लिए, और कोई इंश्योरेंस पे नहीं किया है, कोई इंश्योरेंस नहीं है उसके पास। जल्दी से बताएंगे कौन से सेक्शन में इसकी डिडक्शन मिलेगी। राजन को कौन से सेक्शन में डिडक्शन दोगे इसकी? डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए आपने खर्चा किया, 80 यू में या 80 डीडी में? 80 यू में या 80 डीडी में? डबल डी में? यू में नहीं, क्योंकि यू में तो सर उसको मिलती है जो खुद डिसेबल्ड होता है। तो 80 डबल डी, 62,000 या कुछ और? 62,000 या कुछ और? 75,000। अगर वो सीवियर हुआ तो 1,25। तो यहां पर दो डिडक्शंस हैं, 75 या 1,25। नॉर्मल डिसेबल्ड 75, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25। राजा रेजिडेंट है इंडिया का, स्पेंड किया नथिंग फॉर द ट्रीटमेंट इन द प्रीवियस ईयर। उसने कहा मैंने कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया है ट्रीटमेंट पर, लेकिन 25,000 रुपए जमा करा दिए हैं एलआईसी में फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। बोलिए डिडक्शन अब भी मिल जाएगी? क्या डिडक्शन अब भी मिल जाएगी? द आंसर इज यस, क्योंकि वहां दो बातें लिखी थी, या तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लो या एलआईसी में जमा करा दो। तो आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया बट जमा करा दिए, एंड सेक्शन सेम रहेगा, सेक्शन सेम रहेगा 80 डबल डी। आपको यहां भी डिडक्शन मिल जाएगी 75 या 1,25 एज द केस मे बी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, राजन 20,000 रुपए ट्रीटमेंट पर खर्च किए, 25,000 रुपए एलआईसी में जमा करा दिए। बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी? 20 और 25 45 की, या 75 1,25 की? 45 या 75 1,25? 75 1,25। देखिए डिडक्शन मिलेगी 75 की इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट, और अगर सीवियर है तो 1,25। आपने पेमेंट करी 50,000 की चेक से इलेक्टोरल ट्रस्ट को, इंडियन कंपनी ने, 50,000 की डिडक्शन कहां मिलेगी, कौन से सेक्शन में मिलेगी? 80, पूरा बताना, 80 आज ही पढ़ाई हमने, जी जी बी में। चलिए स्टूडेंट्स, सो बाकी कल करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं कल की क्लास में करते हैं डिस्कस।